हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन कवर करने वाले हैं। इसमें आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। ये इसका लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 12 का। इसमें हम कवर करेंगे वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रिड्रेसल एजेंसीज एंड रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या क्या हो सकते हैं? इसमें सबसे पहला तो ये हो सकता है सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस, दैट इज सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस जो है वो अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स खुद ही डिटरमिन करे, क्योंकि बिजनेस को भी इस चीज की समझ होती है इन जनरल कि कंज्यूमर्स को जब तक वो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है अफेक्ट होंगे ही। तो दे आर माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट दे मस्ट फॉलो गुड एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। इसके अलावा बिजनेस एसोसिएशंस होती हैं, ये नाम आपने सुने होंगे, इनका फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, और सीआईआई का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इस तरह की एसोसिएशंस नॉर्मली अपने मेंबर्स के लिए कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल नॉर्म्स वगैरह सेट डाउन करते हैं कि मेंबर्स किस तरह के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। ये भी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का तरीका होता है। कंज्यूमर्स में अगर अवेयरनेस होगी, इफ दे आर वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर राइट्स, रिलीज क्या क्या अवेलेबल है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, अंडरटेकिंग है जागो ग्राहक जागो कैंपेन, इस तरह की चीजें आपने सुनी भी होंगी वेरियस न्यूज़पेपर्स में या एडवर्टाइजमेंट्स में। तो ये बेसिकली कंज्यूमर अवेयरनेस का हिस्सा है। उसी तरह से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी बना सकते हैं। यूजुअली कंज्यूमर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हमने पहले पढ़ा था। तो उस ड्रॉबैक को अटेंड करने का तरीका ये है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स एक फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें विच एजुकेट्स देम अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर भी बना करके रखा है, एक लीगल फ्रेमवर्क भी बनाया है जिसको हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। ये 1986 का एक्ट था जिसको रिवाइज करके अब नया एक्ट आ गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अथॉरिटीज ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए भी बनाया है, जिसमें एक 3 टायर मैकेनिज्म है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, जिसे हम थोड़े ही टाइम में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जब कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट्स परचेज करता है तो उससे भी डिजायर्ड है कि वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है तो आईएसआई मार्क्स देते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहते हैं इसे। फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है तो फूड प्रोसेस ऑर्डर एफपीओ मार्क देख ले। बीआईएस हॉलमार्क जो है ये ज्वेलरी से रिलेटेड है। एग मार्क जो है ये नॉर्मली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह के साथ रिलेटेड है। और एक इको मार्क भी आजकल डेवलप हो रहा है। इको मार्क जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए फॉलो किया जाता है। ये स्लाइड आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से नोट करें। रिड्रेसल मैकेनिज्म अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या क्या है? तो देखिए 3 लेवल पे अथॉरिटीज हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ये उसका फॉर्मल नेम है, बट नॉर्मली इसे शॉर्ट फॉर्म में अपन या पॉपुलरली इसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो ये किस तरह के केसेस को डील करता है? जब वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन बाय द कंज्यूमर इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज, तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएंगे। इट में डायरेक्ट देम टू गिव अ कंसेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन विद इन 5 डेज, मतलब दोनों पार्टीज को टाइम दिया जाएगा कि 5 डेज के अंदर वो आपस में ही सेटल कर ले डिस्प्यूट को, या फिर उसमें एक अथॉरिटी वो देगी कि आप अपील कर सकते हो विद इन 45 डेज फ्रॉम द ऑर्डर। अपील का मतलब ये होता है कि इफ आइदर ऑफ द पार्टीज, कंज्यूमर या जिसके ऊपर उसने एलिगेशन लगाया है वो, दोनों में से कोई भी पार्टी अगर सेटिस्फाइड नहीं है ऑफ द डिसीजन गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो वो उसे स्टेट कंज्यूम कमीशन पे उस एप्लीकेशन को दे सकता है विथ इन 45 डेज ऑफ द ऑर्डर गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। नेक्स्ट लेवल है स्टेट लेवल कमीशन। ये स्टेट लेवल पे होता है, मतलब यूजुअली स्टेट कैपिटल में होता है। where the value of goods exceed 1 crore but does not exceed 10 crore, यहाँ पे भी केस की हियरिंग होती है, और अगर केस की हियरिंग से either of the parties is not satisfied, तो विद इन 45 days of the order by the state commission इस ऑर्डर को हम नेशनल कमीशन के पास ले जा सकते हैं। नेशनल कमीशन का जुरिस्डिक्शन जो है होल कंट्री है। ये नॉर्मली केसेस वो लेते हैं जिनकी वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है, और अगर नेशनल कमीशन से भी कोई पार्टी डिससेटिस्फाइड है तो अपील कहाँ कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट को अपील करने का टाइम जो है वो 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर गिवन बाय द नेशनल कमीशन होता है।
अब जब केसेस डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल कमीशन पे आते हैं तो वो अगर दे आर सेटिस्फाइड अबाउट द डिफेक्ट इन द गुड्स और सर्विसेज और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज तो किस तरह के ऑर्डर्स पास कर सकते हैं? टू वन, टू रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस. Second, to replace the defective product with a new one free from any defect. Third, refund the price paid for the product or charges paid for the service. Fourth, to pay a reasonable price of compensation for any loss or injury suffered by the consumer due to the negligence of the opposite party. To pay any damages in the appropriate circumstances. To discontinue the restrictive trade practice and not to repeat in future. Not to offer hazardous goods for sale. Depending on the nature of the problem, उस हिसाब से वो order दे सकते हैं. To withdraw the hazardous good or sale from sale. To cease manufacture of hazardous good. अगर इस तरह के कोई एक्सट्रीम केस उनके पास आता है तो उसका मैन्युफैक्चर को स्टॉप भी कर सकते हैं. एंड टू डिजिस्ट ऑफरिंग hazardous services or compensation for loss of injury suffered by consumer under the product liability action and withdraw the hazardous product being offered for sale. एज वी आर अवेयर नॉर्मली कंज्यूमर्स इस तरह के केसेस जो हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ले जाने से कतराते हैं बिकॉज नॉर्मली उन्हें लगता है कि इसमें कोई रिस्पॉन्स होगा नहीं. इसलिए रोल ऑफ एनजीओज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सिनेरियो में. तो वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? वन, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट द कंज्यूमर राइट्स एंड बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एक्सेट्रा. वो पीरियोडिकल्स पब्लिश करते हैं टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, लीगल रिपोर्टिंग, रिलीज कौन से अवेलेबल है, कैरी आउट अ कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स इन accredited laboratories, encouraging consumers to protest and to take action against any exploitative or unfair trade practice, providing legal assistance to people जिनको legal advice की जरूरत है, filing complaints at the appropriate forum क्योंकि normally लोगों को नहीं पता होता कि किसको approach करें in case of problem. Taking up initiative like filing the cases in consumer court in the interest of general public, not for any individual. एक एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक में नाम दिया हुआ है कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर. इस तरह के काफी एनजीओ इस तरह की एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं. अब हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ केसेस कैन बी फाइल्ड अंडर नेशनल कमीशन अंडर द Consumer Protection Act? Those cases can be filed under National Consumer Protection Act जिनकी value of goods or services in question along with the claimed compensation जो है exceeds rupees 10 crores. Which claim is appealable to the Supreme Court under the Consumer Protection Act? जैसा कि हम जानते हैं कि only those cases जो कि National Commission से पास होकर के अगर either of the parties जो है is not satisfied with the decision given by the National Commission तब Supreme Court को अप्रोच किया जा सकता है. इसलिए normally 10 करोड़ या उससे ज्यादा वैल्यू वाले केसेस ही नेशनल कमीशन में आते हैं और उससे जो एग्रीव पार्टी होती है वही सुप्रीम कोर्ट पे नॉर्मली अप्रोच करती है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. क्वेश्चन है सीमा फाइल्ड अ केस अगेंस्ट डोमेस्टिक कोलिंग्स इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम and was not satisfied with the order of the district forum. So in that case, can she or the other party appeal? Yes, she can appeal, further appeal in the state commission against the district of the district forum. The appeal can be made to the state commission now. Anil filed a case against Volvo Limited in the state commission and is not satisfied. तो क्या कर सकता है? अगर वो not satisfied है तो he can file the case to the national commission against the decision given by the state commission. Explain how grievances redressed under the three-tier system. Three-tier system हम पहले ही पढ़ चुके हैं. Three-tier system में district forum है, state commission है और national commission है. और district forum जो है कौन सी वैल्यू तक का एक्सीड करती है? वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और कंपनसेशन क्लेम जो है अगर 1 करोड़ से कम है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम डील करेगा. 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच में है तो नेशनल स्टेट कमीशन डील करेगा और नेशनल कमीशन तब डील करेगा अगर उसकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है. On receiving the complaint, respective forum क्या करेगा? Will refer to the party against whom the complaint has been filed. If required, goods का sample लेगा, उनको test कराएगा in a recognized laboratory, and then the respective court shall pass an order after considering the test report and hearing both the parties or to the complaint. The next question is Anita purchased a book from Satish bookstores. She found those with 10 pages missing थे. So she approached the bookseller and complained about the missing pages. The seller promised that if the publisher is ready,
तो पब्लिशर के अगेंस्ट केस फाइल कर देगा अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर अनीता कैन फाइल अ कंप्लेन या फिर सतीश बुक स्टोर जहां से उसने बुक्स खरीदी. तो आंसर इज दैट द फाइनल कंज्यूमर दैट इज अनीता कैन फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट फोरम, क्योंकि वैल्यू ऑफ बुक 1 करोड़ से ज्यादा डेफिनेटली नहीं होगी. और लेकिन और अगर कोई और कमोडिटी है जो कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर है तो स्टेट फोरम पे, और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो नेशनल फोरम पे केस किया जा सकता है. मगर हियर द मैटर इन क्वेश्चन इज कि द फाइनल कंज्यूमर दैट इज अनीता कैन फाइल अ केस बट नॉट सतीश बुक स्टोर्स, क्योंकि सतीश बुक स्टोर्स इन दिस केस इज अ इंटरमीडियरी जिसने वो बुक्स कंज्यूमर कमर्शियल पर्पसेस के लिए परचेज की थी. मतलब उसने परचेज की थी और टू सेल इट टू अनीता. तो रिटेलर या ट्रेडर जो है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोडक्ट्स को लेता है, वो एंटाइटल नहीं होता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में टर्म कंज्यूमर डिफाइन किया गया है. कंज्यूमर की डेफिनेशन ये है दैट अ पर्सन हु बाइज बुक्स और हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज फॉर एनी कंसिडरेशन. उसका कंसिडरेशन, उसका पेमेंट हो गया हो या डेफर्ड पेमेंट हो, वो मैटर नहीं करता है. लेकिन फाइनल कंज्यूमर जो है, ओनली दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू put up a complaint under the Consumer Protection Act. ये क्वेश्चन कॉमनली आता है, नेम एनी 2 or 3 एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशंस हु वर्क ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो इसके नाम आप याद कर लें. कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये है मुंबई की ऑर्गेनाइजेशन. वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, इसका नाम है वॉइस, दिल्ली. The next question is explain any 4 functions of consumer organizations and NGOs for protecting the interest of consumers. So consumer organizations या NGO क्या activities perform करते हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं. It includes educating the general public about consumer rights, organizing training programs, seminars, workshops, etc., publishing periodicals जिसमें उनके consumer problems, legal reporting, reliefs available उस तरह की information होगी. Carrying out comparative testing of products and publishing research for consumer welfare, encouraging consumers to strongly protest and take action against any exploitative or unfair trade practices by the sellers. Next question है, give a definition of consumer as per Consumer Protection Act 1991. इसमें basically हमें पता है definition of consumer जो है as per act है any person who buys goods or services or hires or avails any services for any consideration. उसका पेमेंट हुआ हो या नहीं हो, पेमेंट हो गया हो, पार्टली पेड हो, प्रॉमिस्ड टू पेड हो, और डेफर्ड पेमेंट में भी हो तो भी वो पर्सन कंज्यूमर होगा. पर इट इंक्लूड्स गुड्स जो हमने विद अप्रूवल ऑफ बायर और बेनिफिशरीज जो बनाए गए हैं, उन गुड्स को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड किया जाएगा. but it does not include any person who avails the services for commercial purpose, and therefore intermediaries like retailers, traders, बुक सेलर्स, ये सब जो है, या मेडिसिन शॉप ओनर्स, दे डू नॉट कम अंडर द definition of consumers because they purchase the goods only for reselling them. State the reliefs available to consumer under the Consumer Protection Act. ये भी हम पढ़ चुके हैं. reliefs available किस तरह के होते हैं, स्टेट फोरम या डिस्ट्रिक्ट फोरम या नेशनल फोरम या सुप्रीम कोर्ट, इस तरह में से कोई पैरामीटर्स पे डिसीजन लेती हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम इन्वॉल्व. They can give order to remove the defect from the goods or services. They can order for replacement of defective goods or services, free from any defect, to refund the price paid for the product, to pay a reasonable amount of compensation अगर loss हुआ हो, to pay damages in appropriate circumstances. अगर कोई hazardous goods या services बन रही हैं जो उनकी नोटिस में आई है, तो not to offer hazardous goods, to withdraw the hazardous goods from sale, या seize the manufacturer of goods in case अगर कोई hazardous goods के बारे में information डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन के पास आती है. तो ये पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ये एक एग्जांपल है वेयर अशोक एन इंडिविजुअल परचेज एन ISI मार्क इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्रॉम सुमित इलेक्ट्रिकल्स. उसमें अगर कुछ कंप्लेंट आती है तो कैन ही अप्रोच द सेलर. उसको उन्होंने कंप्लेन किया, सेलर ने बोला कि ठीक है, आई विल टेक अप द एक्शन अगेंस्ट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो इसमें क्वेश्चन ये है कि कैन द सेलर, दैट इज सुमित इलेक्ट्रिकल्स इन दिस केस, टेक अप द केस. आंसर इज सुमित इलेक्ट्रिकल्स कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट बिकॉज ही इज नॉट द कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1991, बिकॉज वो उसकी कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आता. ही हैड बॉट द गुड्स फॉर रीसेल एंड और फॉर कमर्शियल पर्पसेस. इन दिस केस अशोक, who is the final consumer of the electronic product, he can file a complaint, not Sumit Electricals.
or the vendor from him from whom you purchase that goods. Next question is Sonam purchased 1 liter of desi ghee. After using, she had doubts कि adulterated है. उसने laboratory में जाया, उसे confirm किया कि वो adulterated है. तो what are if she complains, क्या options है उसके पास? So if she complains to the appropriate forum, district commission in this case, तो relief क्या क्या available है commission की तरफ से? One is replacement of adulterated ghee, या फिर refund of the price of the paid for the product, या फिर payment of reasonable amount of compensation for any loss or injury suffered, to pay any damages, to withdraw the adulterated good, या फिर cease of manufacture of adulterated ghee. अब ये सेम क्वेश्चन है. हरीश परचेज मेडिसिन फ्रॉम भाटिया मेडिकल स्टोर्स. लेकिन उसको मेडिकल स्टोर की जो मेडिसिन थी वो कुछ सही नहीं लगी, उसमें कुछ डिफेक्ट लगा. तो कैन ही कंप्लेन टू द भाटिया मेडिकल स्टोर्स, बट कैन भाटिया मेडिकल स्टोर्स फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? द आंसर इज no. Bhatia Medical Stores cannot file the complaint against the manufacturer because he is not a consumer in the डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ये हम पढ़ चुके हैं. और अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप कहाँ कहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर लिख सकते हैं और साथ में कौन से फोरम के अंदर ये कंप्लेंट की जा सकती है. डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मार्क्स द क्वेश्चन इज, इस तरह का आंसर आप आराम से लिख सकते हैं. ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. हाउ आर कंज्यूमर ग्रीवियंसेस रिड्रेस्ड बाय द 3 टायर मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1991? तो 3 फोरम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो केसेस हैं वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लेस देन ₹1 करोड़, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन होंगे. और अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ की रेंज में है तो स्टेट फोरम पे, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल कमीशन के पास कंप्लेन की जाएगी. डिस्ट्रिक्ट कमीशन कई बार ऑथराइज करता है कि इन केस दोनों पार्टीज को 5 डेज का टाइम देता है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से या मीडिएशन से आप किसी कंसेंट पे आ सकते हैं. उसके बाद अगर कंसेंट नहीं आती है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन इंटरवीन करता है और अपना ऑर्डर देता है. अगर दोनों में से पार्टीज में से कोई भी ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कर सकते हैं विथिन 45 डेज. अगेन अगर कोई स्टेट कमीशन पे जाता है, स्टेट कमीशन पे भी अगर वो अपील सेटिस्फाइड नहीं है तो दे कैन आल्सो अपील टू द आइदर ऑफ द पार्टीज कैन अपील टू द नेशनल कमीशन विथिन 45 डेज. और अगर नेशनल कमीशन में जाने के बाद भी दोनों पार्टीज में से कोई डिससेटिस्फाइड है तो अपील किसको होती है? सुप्रीम कोर्ट को. एंड द अपील टू सुप्रीम कोर्ट ओनली नेशनल कमीशन के बाद ही हो सकती है. An appeal to Supreme Court is to be made within 30 days from the order of the National Commission. This brings us to the end of chapter 12. लेकिन हम इस सीरीज के अंतर्गत इस बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस चैनल. इसके अलावा हम इसमें सैम्पल पेपर्स और बाकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस स्टडीज इन क्लास 12 भी इंक्लूड करने वाले हैं. इसलिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू वॉचिंग. बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स और बहुत सारे टॉपिक्स अभी और आने वाले हैं इसी सीरीज के अंदर. थैंक यू.